सर मैं उठी है सर। सर यस सर शुरू करेंगे सर। अ, हो सर हो यस सर। हो हो. यस नमस्कार. मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय अंबाजोगाई आज समाजशास्त्र विभागाच्या वतीने महाविद्यालयामध्ये एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित केला आहे. या सेमिनारचा विषय आहे लिंग समानता आणि महिला सक्षमीकरण. या सेमिनारला अध्यक्ष म्हणून लाभले आहेत प्राचार्य डॉक्टर शिवदास शिरसाट सर, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय अंबाजोगाई, तसेच सिनेट सदस्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर. या सेमिनारला उद्घाटक म्हणून लाभलेले आहेत प्रोफेसर संजय कुमार सर, प्रोफेसर व संशोधक मार्गदर्शक पदव्युत्तर अभ्यास आणि संशोधन केंद्र समाजशास्त्र विभाग NAS कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश. या सेमिनारला प्रमुख वक्त्या म्हणून लाभल्या आहेत प्राध्यापिका अहिल्यादेवी अंजनवकर मॅडम, सहाय्यक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग स्वर्गीय कमलाताई जामकर महिला महाविद्यालय परभणी. ह्या आपल्याला प्रमुख वक्त्या म्हणून लाभलेल्या आहेत. आपल्या सर्वांचे या ठिकाणी मी शब्दसुमनाने स्वागत करते. तसेच या सेमिनारला प्रमुख उपस्थिती आहे डॉक्टर रमेश शिंदे सर, उपप्राचार्य वरिष्ठ विभाग, औंडे सर, उपप्राचार्य कनिष्ठ विभाग, डॉक्टर मुकुंद राजपंके, डॉक्टर संजय सुरेवाड सर. तसेच या आभासी मंचावरती सहभागी झालेल्या सर्व प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांचे मी सर्वप्रथम शब्दसुमनाने स्वागत करते. आणि या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले प्राचार्य डॉक्टर शिवदास शिरसाट सरांना काही तांत्रिक अडचणीमुळे सर आपला अध्यक्षीय मनोगत सर्वप्रथम मांडतील. सरांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी आपला अध्यक्षीय मनोगत या ठिकाणी मांडावं. त्याने कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक सुरुवात करतील आधी. एक मिनिट हा सर. प्रास्ताविकानंतर बोलतो. मी डॉक्टर संजय सुरेवाड सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक मांडावं. सर्व सहभागी प्राध्यापक विद्यार्थी यांना आजच्या राष्ट्रीय सेमिनारच्या देतो शुभेच्छा. आज समाजशास्त्र विभागाच्या वतीने महाविद्यालयामध्ये राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न होत आहे. या सत्रामध्ये प्रोफेसर संजय कुमार सर आणि प्राध्यापिका अहिल्यादेवी मॅडम बोलणार आहेत जेंडर इक्वॅलिटी अँड वुमन एम्पॉवरमेंटमध्ये. या संदर्भात सर्वांचं स्वागत करतो आणि माझं प्रस्ताव थांबवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर मी सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी अध्यक्षीय मनोगत मांडावे. सर्व उपस्थितांना प्रथमतः नमस्कार. मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय अंबाजोगाई समाजशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित एक दिवसीय जेंडर इक्वॅलिटी अँड वुमेन्स एम्पॉवरमेंट या विषयावर आयोजित
सेमिनारच्या सर्व सहभागींना प्रथमतः हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते तथा कीनोट स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार सर, प्रोफेसर व संशोधक मार्गदर्शक, पदवी पदव्युत्तर विभाग आणि संशोधन केंद्र, समाजशास्त्र विभाग, NAS कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश. दुसऱ्या ज्या स्पीकर आहेत त्या प्रोफेसर अहिल्यादेवी अंजनढोकर, सहाय्यक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, स्वर्गीय कमलाताई जामकर महिला महाविद्यालय परभणी. या आभासी कार्यक्रमात सहभागी असलेले माझे सहयोगी उपप्राचार्य डॉक्टर रमेश शिंदे, प्राध्यापक औंढे, आमच्या अंतर्गत गुणवत्ता हमी विभागाचे दोन्ही समन्वयक डॉक्टर मुकुंद राजपंखे, डॉक्टर अहिल्यादेवी बरुरे, तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे समन्वयक डॉक्टर संजय सुरेवाड, ज्या सूत्रसंचालन करत आहेत त्या समाजशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापिका डॉक्टर खंदारे आणि सर्व उपस्थित सहभागींना महाविद्यालयाच्या वतीने मी शब्दसुमनाने हार्दिक स्वागत करतो. लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरण, मी आमच्या आजच्या या कार्यक्रमाच्या समन्वयकांना सहज प्रश्न विचारला की या विषयाची काय गरज आहे, तर त्यांच्याने आमच्या झालेला संवादाप्रमाणे की अजूनही महिला आणि पुरुष यातली समानता नाही, लैंगिक समानता नाही, अजूनही खूप मोठा स्कोप महिला सक्षमीकरणाचा या भारतवर्षात बाकी आहे. आणि कुठेतरी आपल्या ह्या राष्ट्रीय वेबिनारने 4 चांगल्या सुज्ञ गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात आणि एक जनजागृती निर्माण व्हावी, अवेअरनेस निर्माण व्हावा, या व्यापक हेतूने आजच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेले आहे. लैंगिक समानता अर्थात लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरण म्हणजे पुरुष आणि महिलांमध्ये सर्व प्रकारची समानता आणि त्यांच्या दोन्हींच्याही, पुरुष आणि स्त्रीच्या दोन्हींच्याही संधीमध्ये समतुल्यता साधणे होय, जेणेकरून सर्वच क्षेत्रात महिला समानतेने सहभागी होऊ शकतील. लैंगिक समानता ही मानवी हक्काच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यातील एक उद्दिष्ट आहे. म्हणून आजच्या ह्या कार्यक्रमाचं, वेबिनारचं अतिशय महत्व आहे. सर्व लोकांना त्यांचे निवडलेले जीवन जगण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक भरभराट करण्यास आणि सहभागी होण्यासाठी, त्याचप्रमाणे समानतेने पुढाकार घेण्यास सक्षम करणे, महिला आणि मुलींच्या जीवनावरील हिंसाचार दूर करणे, बालपण आणि बालविवाह, सक्तीचे लग्न दूर करणे आणि समानता प्रस्थापित करणे, त्यांना संधी उपलब्ध करून देणे, मग पोषण असेल, आरोग्य असेल वा शिक्षण असेल, या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांना समानता निर्माण करून देणे खूप महत्वाचे आहे. आजही आपण पाहिलं तर प्रत्येक वर्तमानपत्रामध्ये स्त्री अन्यायाची एक तरी न्यूज ही छापलेली आपल्याला दिसून येते. आजही पुरुष आणि स्त्रियांचं सरासरी प्रमाण जे आहे याची स्थिती फारच भयावह आहे. लिंगभेदाचे प्रमाण हे इतर देशाच्या तुलनेने भारतात सर्वाधिक दिसून येते. 2017च्या लोकसंख्या शास्त्रीय डेटाच्या विश्लेषणानुसार, त्याचप्रमाणे 2050 मध्येही भारत आणि
दक्षिण आशियातील सर्वात वाईट लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण राहील असे भविष्य वर्तविले गेले आहे. सन 2011च्या जनगणनेनुसार 1000 मुलांमागे 198 मुलींचे हृदयद्रावक प्रमाण गुणोत्तर प्रमाण दिसून येते आणि महिलांच्या दृष्टीने, त्यांच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही बाब अतिशय भयावह आहे. आजही स्त्री भ्रूण हत्या, कालच्याच न्यूज मध्ये पुण्याजवळच्या एका भागात 7 अर्भक पोलिसांना आढळून आलेत. काल ही न्यूज व्हायरल होत आहे. म्हणजे अजूनही पाहिजे तितका अवेअरनेस, जनजागृती ही झालेली आपल्याला दिसून येत नाही. म्हणून शासनाच्या वतीने, अनेक सेवाभावी संस्थांच्या वतीने बेटी बचाओ बेटी पढाओ अशा कार्यक्रमासाठी असे कार्यक्रम आपल्याला राबवावे लागतात. म्हणून आजच्या या सेमिनारच्या अनुषंगाने एक सकारात्मक चर्चा होईल आणि ती सकारात्मक चर्चा निश्चितच फ्युचरसाठी उपयोगी पडेल अशी एक आशा या ठिकाणी मी बाळगतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद सर. सरांनी जे आपल्याला मुलाचं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल सरांचे मी आभार मानते. तसेच या कार्यक्रमाचे, या सेमिनारचे उद्घाटक प्रोफेसर संजय कुमार सरांचा परिचय करून देण्याची विनंती मी डॉक्टर भारत पल्लेवाड सरांना करते की सरांनी सरांचा परिचय करून द्यावा. हॅलो, भारत आवाज येतोय? पल्लेवाड सर. हो येतोय सर. मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, अंबाजोगाई, ऑर्गनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट वन डे नेशनल सेमिनार. इस सेमिनार के रिसर्च पर्सन है प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एंड पीजी स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर इन सोशियोलॉजी, NAS PG कॉलेज मेरठ, यूपी. सर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है MPhil, PhD, नेट, JRF. सर ने नेट 3 टाइम्स पास किया है. टीचिंग एक्सपीरियंस है 15 इयर्स, रिसर्च एक्सपीरियंस है 7 इयर्स. रिसर्च पेपर जर्नल में सर के 34 पब्लिश हुए हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल सेमिनार कॉन्फ्रेंस में सर ने 47 पेपर का प्रेजेंटेशन किया है. सर के 4 बुक्स पब्लिश हुए हैं. एडिटर बुक में 22 चैप्टर पब्लिश किए हुए हैं सर ने. सर रिसर्च गाइड है. सर के PhD के स्टूडेंट 3 ने PhD प्रदान किए है. सर का एक रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है. सर को स्टेट लेवल का एक अवार्ड मिला है. नेशनल लेवल के 2 अवार्ड मिल चुके हैं. सर का बहुत कुछ बायोडाटा है, लेकिन टाइम की वजह से इतना ही पढ़ सकता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर मी या सेमिनारचे उद्घाटक प्रोफेसर संजय कुमार सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी आम्हाला जेंडर इक्वॅलिटी या विषयावरती मार्गदर्शन करावे. डॉक्टर संजय कुमार सर. यस. यशवंतराव चौहान महाविद्यालय, अंबाजी गोई, जिला बीड, महाराष्ट्र के समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में जिसका टॉपिक जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट में उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल शिवदास सिरठास एवं अन्य सहभागी जो भी इसमें प्राध्यापक हैं एवं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी संजय कुमार जी, अर्चना जी एवं जो सेकंड रिसोर्स पर्सन है अहिल्या देवी जी एवं अन्य जो भी प्राध्यापक इस सेमिनार से जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम मेरी तरफ से उनको हाथ जोड़कर नमस्कार. एवं सर्वप्रथम इस सेमिनार को शुरू करने से पहले अपना लेक्चर में एक बात कहना चाहूँगा
पूरे महाविद्यालय परिवार को एक राष्ट्रीय सेमिनार वेबिनार का आयोजन करने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि जो आयोजक हैं समाजशास्त्र विभाग, उसके हेड साहब जो डॉक्टर संजय कुमार जी, मैं संजय कुमार जी ने जो भी मुझे इसमें प्रस्ताव एज ए रिसोर्स पर्सन जो भी अपने पॉइंट को रखने के लिए बोला है, जिसमें मुझे जेंडर इनक्वलिटी पे बोलना है, और जो दूसरे रिसोर्स पर्सन है अहिल्या देवी जी, उनको वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करनी है। जैसा कि जो भी मुझे टाइम मिला है 15-20 मिनट का, मैं इसमें अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जब हम जेंडर इनक्वलिटी की बात करते हैं तो पहले मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपनी बात में कि सभी व्यक्तियों को उनके लिंग के आधार पर भेदभाव बिना समान अवसर और संसाधन और अधिकार, यदि बिगर भेदभाव के लिंग के ये उन लोगों को प्राप्त होते हैं तो उसको जेंडर इक्वलिटी कहते हैं, और यदि नहीं होते तो जेंडर इनक्वलिटी बन जाता है। थोड़ा इसके साथ साथ, क्योंकि दोनों जो वुमेन एम्पावरमेंट है और जेंडर इनक्वलिटी है, दोनों जो शब्द हैं वो एक दूसरे से इक्वल हैं। क्योंकि जब जेंडर इनक्वलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महिला और पुरुष है तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और यदि वुमेन एम्पावरमेंट होता है तो जेंडर इनक्वलिटी की तरफ बढ़ते हैं। परंतु जब लैंगिक समानता के लिए कोई ये नैतिक मुद्दा नहीं है, कोई मॉरल वैल्यू वाला मुद्दा नहीं है, बल्कि है सतत विकास और सामाजिक स्थिति का एक मुद्दा है कि समाज के अंदर एक स्थिरता पैदा होगी। और क्योंकि जेंडर इक्वलिटी को मैं बता रहा हूं कि ये एक समान अवसर अधिकार का मुद्दा है, और लिंग के आधार पर कि जब हम उसको बात करते हैं, और यदि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, थोड़ा मैं उसको एक्सप्लेन करने की बात करूंगा कि जब महिलाओं का, वो महिला हो सकती है और उसके अंदर जब उसका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक, जब उसको पुरुषों के समान अधिकार उसको मिलते हैं, तो एक तरीके का वो वुमेन एम्पावरमेंट होता है। और क्योंकि मुझे जेंडर इक्वलिटी के ऊपर ही बोलने के लिए कहा गया है तो मैं उसी पर अपनी बात रखूंगा। जो सेकंड रिसोर्स पर्सन होंगे वो वुमेन एम्पावरमेंट के बाद में बात करेंगे। तो पहली चीज आती है कि जो जेंडर इक्वलिटी है उसका आपका रिलेशन भी है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट एज ए मीन ऑफ अचीव जेंडर इक्वलिटी। यदि वुमेन एम्पावरमेंट होगा तो तभी हम इसको लैंगिक जो इक्वलिटी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर अब थोड़ी चीजें चेंज आई हैं, क्योंकि जो जेंडर है, जेंडर बाय जब हम बात करते हैं तो ट्रांसजेंडर की भी बात आती है। तो मैं सिर्फ लिंग की बात कर रहा हूँ, या महिला पुरुष की मैं बात ही नहीं कर रहा। कि जब हम उसको अचीव करेंगे तो जेंडर इक्वलिटी आएगी आएगी। दूसरा, जेंडर इक्वलिटी एज ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, कि जेंडर इक्वलिटी वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में हो, वो भी एक इसका कारण है। दूसरा, इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा, जब भेदभाव हम करते हैं तो वो भी इससे जेंडर इक्वलिटी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जेंडर इक्वलिटी कहाँ से आई? जब दोनों के अंदर भेदभाव वाली बात थी कि महिला और पुरुष दोनों में भेद रखा जाता है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से, तो वो उसका ये टॉपिक जो आया ये उस पर्पज में आया। दूसरा, यदि हम इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाने की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं जेंडर इनक्वलिटी को। अब जेंडर इनक्वलिटी को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या देखेंगे? जैसे पहला हमारा एंशिएंट इंडिया है, दूसरा मिडिवल पीरियड है, तीसरा कॉलोनियल इरा है, और इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, पोस्ट इंडिपेंडेंट है, या मॉडर्न इरा है। वो जितने पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो मिडवल काल को छोड़कर, मिडवल काल में जो जेंडर इनक्वलिटी थी वो थोड़ा अलग प्रकार की, क्योंकि वहां महिलाओं को अधिकार इतने नहीं थे। यदि हम ऋग्वेद हेलो ऋग्वैदिक काल के अंदर यदि हम जाते हैं तो ऋग्वैदिक काल और मध्य वैदिक काल, वैदिक काल में बहुत काफी होता महिलाओं का और पुरुष का। क्योंकि जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तो महिलाओं को यज्ञ करने का अधिकार, अपना जीवन साथी चुनने का, स्वयंवर करने का अधिकार। लेकिन जैसे जैसे हम आगे स्वतंत्रता की तरफ बढ़े तो उसमें कहीं जिग-जैग पूरा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हुआ। परंतु यदि हम करंट स्टेटस की हम बात करें जेंडर इक्वलिटी की, किन किन पॉइंटों को लेकर हम जेंडर इक्वलिटी की हम बात कर सकते हैं, तो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट मैं कहना चाहूंगा एजुकेशन का, कि एजुकेशन के अंदर जो जेंडर बाय हम बात करते हैं, मैन और वुमेन की, बॉयज या गर्ल्स की हम बात करते हैं, तो पहला पॉइंट आप लीजिए, क्योंकि हम डिग्री कॉलेज से जुड़े लोग हैं तो उसका डेटा भी बहुत जरूरी होता है किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए। तो ऑल इंडिया जो हायर एजुकेशन सर्वे होता है एमएचआरडी मिनिस्ट्री का, आप उसके डाटा को उठाकर देखेंगे तो पोर्टल पर आप देखते हैं कि जो जीईआर है, ग्रॉस एजुकेशन रेशियो जो है, वो 2022 के अंदर जो था वो 21% था, और जो हम पिछली रिपोर्ट आई है 2023 वाली
क्योंकि एक साल डिले चलती है रिपोर्ट ASHE की, ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे। तो उसके अंदर जो है इस समय 28% है, या इसमें हम कह सकते हैं, मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया विद इंक्रीज एनरोलमेंट रेट ऑफ द ऑल लेवल। हाउएवर जेंडर, जैसे टिल पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज और मार्जिनल कम्युनिटी जो रूरल एरियाज की है, वहां पे थोड़ा एजुकेशन का अलग है, शहर के अंदर उसका रेशो। और इसके अंदर जो बात आती है गर्ल्स की या बॉयज की बात आती है, वो क्वालिटी एजुकेशन रिमेन चैलेंजिंग मैनी गर्ल्स स्पेशली रूट एरियाज, क्योंकि रूट एरियाज को हमारा है जो गांव वाला क्षेत्र है, वहां गर्ल्स के आगे कुछ चुनौतियां हैं जो एजुकेशन के उस पर हम बात कर रहे हैं कि इक्वलिटी है या नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार के आधार पर इंडिकेटर है इक्वलिटी का, पहले एजुकेशन मैंने बताया, दूसरा एम्प्लॉयमेंट मैंने बताया। तो जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वर्कफोर्स के अंदर हम देखते हैं कंपेरेटिवली मैन के अकॉर्डिंग वुमेन अभी वो नहीं है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर महिलाओं की पार्टिसिपेशन ज्यादा है। लेकिन जब ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करते हैं तो वुमेन का मैन का उसके बीच में गैप है, पुरुष ज्यादा है, महिलाएं अभी उसमें कम है। और ये कहता है देयर आर सिग्निफिकेंट जेंडर गैप द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो जेंडर गैप है, अब भाई वेज हो या आपका लीडरशिप वाली पोजीशन हो, उसमें महिलाओं का बहुत कम है वेज की। क्योंकि हम देखते हैं एक महिला गांव घर के अंदर काम करती है, कोई इसको वेज तो उसका मिलता नहीं कुछ भी। दूसरा डिसीजन मेकिंग पावर की भी हम बात कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और वहां पर डिसीजन मेकिंग पावर और लीडरशिप पोजीशन, जो नेतृत्व करने वाले पद हैं उसमें महिलाओं की अभी संख्या कम है। कैसा नहीं, हम कह सकते हैं कि इक्वलिटी हमारी करंट स्टेटस के अंदर हमारे अंदर आ रही है। दूसरा हेल्थ केयर की हम बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें महिलाओं के ऊपर, अभी बहुत चीजें ऐसी हैं कि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस जो है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हेल्थ अभी उस तरीके का महिलाओं का है नहीं। स्वास्थ्य का जब सर्वे हम करते हैं, क्योंकि आज भी हम मानते हैं कि यदि गर्ल्स का सर्वे हम करें और पुरुषों का सर्वे करें तो अभी स्वास्थ्य के लिए उसके लिए बहुत बहुत कुछ करने की जरूरत है, जो हम कह रहे हैं। दूसरा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि हम जब रूरल जाइए, अर्बन जाइए, कहीं भी जाइए, और जेंडर बेस ऑफ वायलेंस कॉन्स्टिट्यूशन प्रिविलेज इश्यूज ऑफ इंडिया और इंडिकेट डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, ड्योरी रिलेटेड वायलेंस एंड ऑनर किलिंग रिपोर्टेड रेगुलरली, ये जो हमें बता रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मैंने उसके लिए बता रहा हूं कि ड्योरी रिलेटेड है, सेक्सुअल हरासमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ऑनर किलिंग है, रिपोर्टेड रेगुलरली रिपोर्ट हो रही है, वो अखबारों में देखो, थानों में देखो, आए दिन कहीं ना कहीं वो चीजें हो रही हैं। तो अभी हम उस तरफ नहीं बढ़ रहे प्योरली कि हम जेंडर इक्वलिटी आ चुकी है, इक्वलिटी आ चुकी है। दूसरा इसमें कहता है कि लीगल रिफॉर्म, अवेयरनेस कैंपेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन गैप, सोशल स्टिग्मा, कल्चर एटीट्यूड नॉर्मलाइजेशन और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिमेनिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, बहुत चुनौतियां हैं अभी इसके आगे, समाज के आगे। कि आज भी हमने देखा होगा, एक एग्जांपल में, और एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी माँ क्या कहती है, गर्ल्स बाहर जा रही है बेटा, तो इसके साथ चला था, तो कहाँ जेंडर इक्वलिटी, एक छोटे बच्चे को संभालेगी, या जो बड़ी बेटी जा रही है। आज भी हम लड़की के अंदर भेदभाव उस चीज को देखते हैं, तो उसको सोशल उस तरीके से हम अभी उसको पार्ट नहीं पाए हैं। या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, अपना इंडिकेटर जो हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर तो रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन, अभी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है और डिसीजन मेकिंग पावर है। दूसरा इसके कारण क्या हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, अभी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। और जैसा कि हम लोगों ने जो ये लास्ट लोकसभा है, इस लोकसभा के अंदर भी अभी 18% ही करीब सांसद हैं हमारी, और वो बिल लाने की जरूरत पड़ी है उसमें। 2023 में महिला जो राज्यसभा उसके आरक्षण के लिए बिल भी आया है। दूसरा सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स, अभी सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स भी कुछ ऐसे हैं जहां पर मैं बताना चाहूंगा डीप रूट, जो पार्टिकुलर जो हम गांव के अंदर जाते हैं तो वहां आज भी नॉर्म्स और वैल्यूज जो हैं वो गर्ल्स और बॉयज के अंदर भेदभाव वाली चीजें हैं, वो चीजें अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं। दूसरा, अब हम बात करेंगे जेंडर इक्वलिटी की स्टेटस, ओवरऑल गैप, ओवरऑल गैप किस चीज के बारे में रिपोर्ट करेंगे। जब हम ओवरऑल गैप की बात करते हैं, जेंडर गैप रिपोर्ट, लिंग के आधार पर क्या गैप है, जो हमने 2023 की रिपोर्ट पढ़ी, तो वहां पर पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश का जो नक्शा है, जो हमारे देश का जो स्टेटस है, वो रैंक 2024 की पढ़ते हैं, तो 24 के अंदर 129 रैंक है इंडिया की जेंडर गैप, ओवरऑल जो गैप है उसके अंदर हम उस चीज को देख रहे हैं। दूसरा, आप सेक्स रेशियो को देख लीजिए, जेंडर इक्वलिटी की हम बात करते हैं तो सेक्स रेशियो के उसमें देखें तो जो नेशनल हेल्थ सर्वे है उसके अंदर 919 आ रहा है, कि 919 जो पुरुष हैं और महिलाएं 1000 के करीब